हे एवरीवन, दिस इज सिमरन एंड वेलकम टू इग्नू ई पाठशाला। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपने घर में सेफ होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी रेगुलर बेसिस पे कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हम एक नई यूनिट डिस्कस करेंगे, दैट इज यूनिट 10 मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम। इससे पहले हम यूनिट 9 को डिस्कस कर चुके हैं कल। तो अगर आप में से किसी ने वो वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, जहाँ पे हमने डिस्कस किए थे कि क्या प्रॉब्लम्स आती हैं डेवलपिंग कंट्रीज को एक्सपोर्ट करने में। ठीक है, और मैंने आपको ये बता भी दिया था कि जो उसमें पहले का पोर्शन दिया हुआ है वो पूरा डेटा बेस्ड है, तो आपके पास रिवाइज्ड एडिशन की बुक होगी तो आप उसको वहां से कवर कर लीजिएगा। जो पेपर के लिए इम्पोर्टेंट था वो मैंने कल आपके साथ डिस्कस कर लिया है। उम्मीद करती हूँ आपको वो वीडियो अच्छा भी लगा हो। तो अगर आप में से किसी ने नहीं देखा उस वीडियो को अभी तक तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम होता क्या है। ठीक है, तो मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम रिफर्स टू द सिस्टम दैट गवर्न्स द ट्रेडिंग अमंग वेरियस कंट्रीज। ठीक है, तो मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम को क्या मतलब? वो ऐसा सिस्टम जो गवर्न करता है ट्रेडिंग एक्टिविटीज डिफरेंट कंट्रीज की। ठीक, this system has been established over the years as a result of international trade negotiations among various countries। तो ये सिस्टम किस लिए स्टैब्लिश किया गया? ताकि जो डिफरेंट कंट्रीज हैं उनको ट्रेड करना है तो उनके बीच में एक सहमति बन सके, एक नेगोशिएशन प्रोसेस हो सके। तो these negotiations provide guidelines to member countries for the formulation of policies गवर्निंग इंटरनेशनल ट्रेड। तो ये नेगोशिएशंस किस में हेल्प करते हैं? गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं मेंबर कंट्रीज को और फ्रेम करते हैं पॉलिसीज जिसके थ्रू इंटरनेशनल ट्रेड अच्छे से चल सके। ठीक, तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम is to provide a stable and predictable environment in which business enterprises from different countries can trade with each other under conditions of fair and equitable competition। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था बनाने का? कि ग्लोबल इकोनॉमी में एक स्टेबिलिटी आ सके, ट्रेड में एक स्टेबिलिटी आ सके, कंज्यूनल इन्वायरमेंट क्रिएट हो सके जिसके थ्रू डिफरेंट कंट्रीज इजिली ट्रेड कर सके और वो ट्रेड कैसा हो? फेयर एंड इक्विटेबल हो। ठीक, तो such system is likely to result in increased level of global trade, investment, production and employment। तो मल्टीलेटरल ट्रेड सिस्टम के थ्रू हमारा ग्लोबल ट्रेड भी बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेंगी, प्रोडक्शन भी होगा और एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी होगा। ठीक है, तो मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम बेसिकली इसीलिए बनाया गया था ताकि डिफरेंट कंट्रीज एक दूसरे के साथ ट्रेड इजीली कर सके, एक कंज्यूनल एनवायरनमेंट बन सके जिसमें कि एक फेयर एंड इक्विटेबल कंपटीशन हो। ठीक है, अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। नाउ अब देखते हैं हम GATT के बारे में, दैट इज जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स। देखते हैं कि ये कहाँ से आया। तो द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड इज अ मल्टीलेटरल ट्रेड ट्रीटी among countries to regulate international trade and tariffs in accordance with the specific rules, norms और code of conduct। तो जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफ्स एंड ट्रेड किस लिए बनाया गया था? क्या था? ये एक मल्टीलेटरल ट्रेड ट्रीटी थी जिसके तहत जितनी भी कंट्रीज थी इसके अंदर आती थी उनको इसके रूल्स रेगुलेशंस को मानना होता था जो कि ट्रेड और टैरिफ से रिलेटेड होते थे। ठीक, The world witnessed a regime of rigorous and extensive trade barriers during 1930s and the period of Second World War। अब इसको क्यों लाया गया था? क्योंकि जब पहले के टाइम में 1930s के टाइम में क्या था कि बैरियर्स बहुत ज़्यादा थे। ठीक है, जो कंट्रीज थी वो इतनी ज़्यादा ओपन नहीं थी, क्लोज्ड इकोनॉमी थी जिसके वजह से ट्रेड पॉसिबल नहीं हो पाता था, क्योंकि कंट्रीज को लगता था कि वो क्लोज्ड हैं, वो अगर ट्रेड करेंगी उसकी वजह से क्या होगा, जो उनकी कंट्रीज हैं वो एक्सप्लॉइट होना शुरू हो जाएंगी। तो इस वजह से वो लोग प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी ज़्यादा फॉलो करते थे। ठीक, तो द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इट्स एलीज इन वेस्टर्न यूरोप थॉट ऑफ क्रिएटिंग कंडीशंस फॉर लिबरल ट्रेड आफ्टर द वॉर। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ऐसा यूनाइटेड स्टेट्स और उसकी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज ने सोचा कि कुछ एक ऐसी एजेंसी या ऐसी ट्रेड सिस्टम बनाया जाए जिसके थ्रू ट्रेड इजीली हो सके और ट्रेड को लिबरल किया जा सके। ठीक,
तो there was a proposal to create International Trade Organization, that is ITO, to secure a reduction in tariffs and barriers to trade. तो जब ये सोचा गया तो उसके बाद इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिसके थ्रू टेरिफ्स और बैरियर्स को रिड्यूस किया गया. At the UN Conference on Trade and Employment held in Havana in 1948, 53 countries adopted a charter to create ITO, but Havana Charter could not be ratified by US Congress and the proposal was abandoned. अब क्या हुआ, जब ITO के लिए प्रस्ताव रखा गया, चार्टर बना, ड्राफ्ट किया गया, तो उसमें जो यूएस था उसने उसका समर्थन नहीं किया. 53 कंट्रीज थी जिन्होंने इसको साइन करा, उस चार्टर को अग्री किया, लेकिन यूएस ने क्या किया, यूएस कांग्रेस ने उस चार्टर को अग्री नहीं किया और वो प्रपोजल है वो वहीं पे रिजेक्ट हो गया. ठीक है, तो ये एक आईटीओ बन गया था लेकिन यूएसए ने इसको समर्थन नहीं दिया, इस वजह से कहीं ना कहीं लैग कर गया. अब यूएसए ने समर्थन नहीं दिया, इस वजह से उसको बैक ऑफ कर दिया गया. उसकी वजह ये थी क्योंकि यूएसए हमेशा से एक बहुत बड़ी इकॉनमी रहा है और लोगों ने भी ये सोचा, जो इसकी मेंबर कंट्रीज थी, जिन कंट्रीज ने इसको साइन किया था, कि अगर यूएसए ही नहीं पार्ट लेगा तो उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी. ठीक है, तो इसको इसलिए अबंडन कर दिया गया था. ठीक. Now, simultaneously, the negotiations were going on among 23 countries to relax trade and tariff restrictions at Geneva in 1947. तो simultaneously दूसरी जगह पे 23 कंट्रीज ऐसी थी जो ट्रेड के बारे में सोच रही थी, ट्रेड और टेरिफ रेस्ट्रिक्शंस के बारे में सोच रही थी, और उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस की थी जिनेवा में 1947 में. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम अग्रीइंग अपॉन सर्टेन ट्रेड कंसेशंस, दीज कंट्रीज इवॉल्व्ड अ मल्टीलेटरल ट्रीटी विच इनकॉर्पोरेटेड इन एडवांस द कमर्शियल पॉलिसी क्लॉज ऑफ हवाना चार्टर. अब जो हवाना चार्टर में जो क्लॉज था वो ऑलरेडी इन्होंने ये जेनेवा की जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें ऐड कर दिया गया था. ठीक है, तो दिस ट्रीटी वाज साइंड ऑन अक्टूबर 30, 1947 एंड बिकेम इफेक्टिव ऑन 1 जनवरी 1948. दिस ट्रीटी इज नोन एज द जनरल अग्रीमेंट ऑन टेरिफ्स एंड ट्रेड. तो ये जिनेवा वाली ट्रीटी कब साइन हुई थी? अक्टूबर 30, 1947 में, और ये इफेक्टिव कब हुई? 1 जनवरी 1948 में. और इसी ट्रीटी को हम क्या कहते हैं? जनरल अग्रीमेंट ऑन टेरिफ एंड ट्रेड. ठीक, तो सिंस 1947 there have been 8 rounds of negotiations among the member countries of GATT for the promotion of free trade. The Uruguay round of GATT negotiations culminated in the creation of WTO, that is World Trade Organization, which came into existence on January 1st, 1995. It has now fully replaced GATT. अब जो कंट्रीज थी GATT के अंदर जो कि ट्रेड और टेरिफ्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानती थी, अगर उनको ट्रेड या टेरिफ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो वो इंतज़ार नहीं करती थी कि 1 साल बाद मीटिंग होगी, 2 साल बाद मीटिंग होगी. उसमें क्या होता था कि ऐसे नेगोशिएशंस होते थे, ऐसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होती थी. ठीक है, तो जो 8th राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, दैट इज यूरुग्वे राउंड हुआ था, उसी में WTO ने GATT को रिप्लेस कर दिया था. ठीक है, आगे एक चार्ट है वो देख लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा. ठीक, देखिए ये हुई थी कॉन्फ्रेंसेस, कहाँ कहाँ हुई, किस सब्जेक्ट पे हुई और कितनी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया. ठीक है, सबसे पहली हुई थी हमारी 1947 में जिनेवा में, और सब्जेक्ट क्या कवर किया गया था? टेरिफ्स के बारे में, जिसमें कि 23 कंट्रीज शामिल थी. ठीक है, ऐसे ही राउंड्स होते गए डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट सब्जेक्ट्स को लेकर. ठीक है, जो लास्ट राउंड हुआ था, डेट इज 8th राउंड, वो हुआ था 1986 से 1994 के बीच में, जिसको हम कहते हैं यूरुग्वे राउंड, जहाँ पे WTO ने GATT को रिप्लेस किया था. देखिए सब्जेक्ट कवर में पढ़ लेते हैं. टेरिफ्स, नॉन टेरिफ मेजर्स, रूल्स, सर्विस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, डिस्प्यूट सेटलमेंट, टेक्सटाइल्स, एग्रीकल्चर एंड क्रिएशन ऑफ WTO. तो जब लास्ट राउंड हुआ था, डेट इज 8th राउंड हुआ था, तो उस टाइम कितनी मेंबर कंट्रीज थी? 123. मतलब कि जब WTO फॉर्म हुआ तो उसकी जो मेंबर कंट्रीज वो कितनी थी? 123 कंट्रीज थी उस टाइम पे. ठीक है, तो आई होप अब आपको यहाँ से क्लियर हो गई होगी पिक्चर. अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे. अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ GATT.
ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हमारा, द इंटरनेशनल ट्रेड शुड बी कैरीड ऑन बेसिस ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन, रेसिप्रोसिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, तो जो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड है वो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होना चाहिए, किसी में भेदभाव नहीं होना चाहिए। रेसिप्रोसिटी का मतलब होता है म्यूचुअल बेनिफिट के लिए, अगर हमारा कुछ बेनिफिट हो रहा है तो सामने वाली कंट्री का भी कुछ बेनिफिट हो रहा हो। ठीक, और ट्रांसपेरेंसी भी होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, द प्रोटेक्शन टू द डोमेस्टिक इंडस्ट्री शुड बी गिवन ओनली बाय मीन्स ऑफ टैरिफ्स एंड बाय नो अदर मीन। तो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को अगर हमें प्रोटेक्शन देनी है तो सिर्फ हम उसको टैरिफ्स के थ्रू ही दे सकते हैं, कोई और अदर मीन्स को नहीं यूज कर सकते। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द मोस्ट फेवर्ड नेशन दैट इज MFN प्रिंसिपल शुड बी फॉलोड बाय ऑल द मेंबर्स. The members should enter into consultation for the avoidance of damage to the interest of the members. अब मोस्ट फेवर्ड नेशन प्रिंसिपल सब कंट्रीज को, सब मेंबर कंट्रीज को फॉलो करना चाहिए। मोस्ट फेवर्ड नेशन क्या प्रिंसिपल कहता क्या है ये समझ लेते हैं। देखिए, इसमें कहने का ये मतलब है कि अगर आप किसी एक कंट्री को बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं और काफी ज्यादा रिलैक्सेशन दे रहे हैं ट्रेड में, तो आपको सेम चीज दूसरी कंट्रीज के साथ भी करनी होगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में। अगर आप किसी कंट्री को कोई फैसिलिटी दे रहे हैं, चाहे वो ट्रेड रेस्ट्रिक्शन को रिलैक्सेशन दे रहे हो या टैरिफ्स को रिड्यूस कर रहे हो, XYZ जितनी भी फैसिलिटी अगर आप किसी एक कंट्री को प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपको सब कंट्रीज के साथ सेम चीज फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, द मल्टीलेटरल नेगोशिएशन शुड बी कैरीड टू रिड्यूस टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स टू ट्रेड। तो मल्टीलेटरल ट्रेड नेगोशिएशन किस लिए बनाया गया था? ताकि हम टैरिफ्स और नॉन टैरिफ बैरियर्स को रिड्यूस कर सकें, जिसके थ्रू ट्रेड इजिली हो सके। ठीक है, तो आई होप ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे ना। अब देखते हैं कि GATT को रिप्लेस क्यों किया गया। देखिए, GATT काम तो सही से कर रहा था, उसका जो मेन मोटिव था कि इंटरनेशनल ट्रेड को इजीली फ्लो करवाना, कंट्रीज के बीच में एक कंजीनियल एनवायरनमेंट को क्रिएट करना, वो सब हो रहा था। लेकिन क्यों रिप्लेस किया गया इसको समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा, लिमिटेड टू रिमूविंग टैरिफ्स ऑफ गुड्स। अब देखिए, सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था GATT का कि उसने एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल सेक्टर को इंक्लूड ही नहीं किया। मतलब कि एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल गुड्स पे जो टैरिफ्स थे उनका जिक्र ही नहीं किया। ठीक है, जो कि बहुत मेजर पोर्शन लेते हैं हर कंट्री का। ठीक है, जो एग्रीकल्चर है या टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं वो क्या है, एक मेजर पोर्शन रहती है हर कंट्री का, जिसको GATT ने इंक्लूड नहीं किया था, जो कि बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, GATT वाज एप्लीकेबल ओनली ऑन ट्रेडिंग ऑफ मर्केंडाइज गुड्स। अब GATT सिर्फ उन्हीं चीज पे ट्रेडिंग के लिए एप्लीकेबल था, किस पे? मर्केंडाइज गुड्स पे। मतलब कि इन्होंने सर्विसेज को इंक्लूड नहीं किया था। ठीक। अब जो ट्रेड होता है वो सिर्फ ऐसा नहीं है सिर्फ गुड्स का होता है, सर्विसेज का भी ट्रेड होता है। ठीक है, तो ये भी क्या हुआ, एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक हुआ GATT का। ठीक। नेक्स्ट है, इट वॉज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन बट एन अग्रीमेंट। GATT क्या था, एक टेम्पररी अग्रीमेंट बनाया गया था जिसके तहत इंटरनेशनल ट्रेड इजीली हो सके। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन कभी नहीं बन पाया, जिसकी वजह से WTO को इसे रिप्लेस करना पड़ा। और जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज थी इसमें, वो मेंबर्स ना क्या कहलाती थी? कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज। क्यों? क्योंकि हमारा जब GATT खुद एक अग्रीमेंट है, तो जो उसमें कंट्रीज को पार्टिसिपेट कर रही हैं वो क्या कहलाएंगी? सिर्फ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज, ना कि मेंबर्स। ठीक है, तो इन्हीं सब वजह से WTO GATT को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। अब जब GATT को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने रिप्लेस कर दिया, तब हम जानते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है क्या। ठीक। The Uruguay round of GATT, that is 1986 to 1983, gave birth to the World Trade Organization. The members of GATT signed an agreement of Uruguay round on April 1994 in Morocco for establishing a new organization named WTO। तो अभी हमने देखा ही था पिछले चार्ट में कि 1986 से 1993 में क्या चला था, उरुग्वे राउंड चला था GATT में, जिसने बर्थ दिया WTO को। ठीक।
It was officially constituted on January 1st, 1995, which took the place of GATT as an effective formal organization. GATT was an informal organization which regulated world trade since 1948. तो जैसा कि अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे कि ये क्या था, ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, सिर्फ एक क्या था, अग्रीमेंट था. ठीक. The draft act was approved by the delegations from the member countries of GATT on 15th December 1993. The final act was signed on 15th April 1994. Following the regulations agreement, GATT was converted into WTO. So, on contrary to the temporary nature of GATT, WTO is permanent organization which has been established on the basis of an international treaty approved by participating countries. It achieved the international status like IMF and IBRD, but it is not an agency of United Nations Organization. तो contrary GATT के WTO क्या है हमारा, परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंटरनेशनल ट्रेड को गवर्न करता है. ठीक. और इसको जो स्टेटस मिला है वो सिमिलर है जो कि IMF और IBRD को मिला है. IMF IBRD क्या है, दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंसिलिएशन एंड डेवलपमेंट. तो इनको जो स्टेटस मिला है वही सेम स्टेटस WTO को भी मिला है. ठीक है. लेकिन ये UNO का पार्ट नहीं है, मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की एजेंसी नहीं है. ठीक है. तो आई होप ये क्लियर हो गया. नाउ अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं WTO के. सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है एनहांसिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इनकम, प्रमोटिंग फुल एम्प्लॉयमेंट, एक्सपैंडिंग प्रोडक्शन, ट्रेड एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज. तो WTO का सबसे मेन फंक्शन क्या है कि लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और उनकी इनकम को एनहांस करना, एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करना, प्रोडक्शन को बढ़ाना और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रिसोर्सेज का. ठीक. नेक्स्ट पॉइंट है इंट्रोड्यूसिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, विच एनविसेजेस दैट डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट कैन गो टुगेदर. जो WTO का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो क्या था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया जिसके थ्रू जो डेवलपमेंट है और एनवायरनमेंट है दोनों एक सेम पेस पे काम कर सकें. ठीक है. ऐसा ना हो कि डेवलपमेंट हो रहा है लेकिन एनवायरनमेंट को हम कहीं पीछे छोड़ दे रहे हैं या एनवायरनमेंट को हम बहुत ज्यादा डिग्रेड कर रहे हैं. ठीक है. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. ठीक. नेक्स्ट है taking positive steps to ensure that developing countries, especially the least developed ones, secure a better share in the world trade. और WTO का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि वो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को एनहांस करे, उनकी जो ट्रेड प्रॉब्लम्स है और वो जो लैक कर रही है जहाँ पे उनको एक अच्छा प्लेस दे सके वर्ल्ड ट्रेड में. ठीक. नेक्स्ट है हमारा टू अलाउ फॉर ऑप्टिमल यूज ऑफ वर्ल्ड्स रिसोर्सेज इन अकॉर्डेंस विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सीकिंग बोथ to protect and preserve the environment and to enhance the means for doing so in a manner consistent with the respective needs and concerns at different level of economic development. WTO का एक मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थ्रू ट्रेड को आगे बढ़ाएं. ठीक. तो कैसे, प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व एनवायरनमेंट, सबसे पहले हमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करना होगा और enhance the means for doing so in a manner consistent with the respective needs and concerns at different level of economic development. और जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो जो अलग अलग लेवल पे नीड्स और डिजायर्स हैं उनको फुलफिल करना. ठीक. तो मेन ऑब्जेक्टिव जो WTO के क्या थे कि वो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को वर्ल्ड ट्रेड में एक अच्छा शेयर देना चाहती थी और लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और उनकी इनकम को एनहांस करना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाना, रिसोर्सेज को बेस्ट यूटिलाइज करना और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थ्रू डेवलपमेंट करना और एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट को सेम पैटर्न पे लेके चलना. ठीक है. तो आई होप आपको ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो गए. अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर. नाउ अब देखते हैं हम फंक्शंस ऑफ WTO कि WTO के क्या क्या फंक्शंस हैं. ठीक. फर्स्ट पॉइंट हमारा the WTO will provide a forum for further trade liberalization arising from multilateral and plurilateral agreement. मतलब कि अगर ट्रेड को और लिबरलाइज करना है थ्रू मल्टीलेटरल और प्लूरिलेटरल अग्रीमेंट्स के थ्रू तो WTO क्या करेगा, एक फोरम प्रोवाइड करेगा.
ठीक है, अब देखते हैं कि मल्टीलेटरल अग्रीमेंट्स और प्लूरिलेटरल अग्रीमेंट्स होते क्या है। मल्टीलेटरल अग्रीमेंट्स या मल्टीलेटरल नेगोशिएशंस ऐसे अग्रीमेंट्स होते हैं जिसमें WTO की सारी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज इंक्लूड होती हैं। ठीक है, वहीं प्लूरिलेटरल अग्रीमेंट्स कौन से होते हैं? ऐसे अग्रीमेंट्स जिसमें सेवरल कंट्रीज एक कॉमन इंटरेस्ट की इंक्लूड होती हैं, ना कि सारी WTO की कॉन्ट्रैक्टिंग कंट्रीज। ठीक है, तो मल्टीलेटरल में क्या है, सारी WTO की कंट्रीज आ जाएंगी, लेकिन प्लूरिलेटरल अग्रीमेंट्स में क्या होगा, जो कंट्रीज एक कॉमन इंटरेस्ट की हैं, एक कॉमन इंटरेस्ट है उनका, सिर्फ वही कंट्रीज इंक्लूड होंगी, ना कि सारी कंट्रीज। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। It will administer the new dispute settlement procedure in such a manner as to regulate and ensure members compliance with the agreement. तो WTO का क्या फंक्शन होगा कि वो डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोसीजर को भी बैठाए, जिसके थ्रू अगर कोई कंट्रीज में डिस्प्यूट्स होते हैं ट्रेड को लेके, तो उसको रिजॉल्व कौन करेगा? WTO। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, द WTO will establish and direct a trade policy review mechanism to study the trade policies ऑफ द मेंबर्स। अब WTO क्या एस्टैब्लिश करेगा? एक ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज्म, डिफरेंट कंट्रीज के ट्रेड पॉलिसीज को रिव्यू करेगा। ठीक, नेक्स्ट है, इट विल कोऑपरेट फुल्ली एंड ऑन इक्वल फुटिंग विद द IMF एंड वर्ल्ड बैंक फॉर फर्दरेंस ऑफ पॉलिसी मेकिंग। अब क्या है कि WTO भी कोऑपरेट करेगा इक्वली किसके साथ? IMF और वर्ल्ड बैंक के साथ, कभी भी फर्दर पॉलिसी फॉर्मेशन में। ठीक है, मतलब कि पॉलिसी फॉर्मेशन में WTO कोऑपरेट करेगा IMF और वर्ल्ड बैंक के साथ। नेक्स्ट पॉइंट है, इट विल हेल्प इन रिसर्च एंड प्रोसीजर बोथ स्पेशलाइज्ड एंड जनरल इकोनॉमिक रिपोर्ट्स ऑफ इंटरनेशनल। तो जो स्पेशलाइज्ड और जनरल इकोनॉमिक रिपोर्ट्स होती हैं, जो इंटरनेशनल इंटरेस्ट के फेवर में होती हैं, उसमें क्या हेल्प करेगा? उसके रिसर्च में WTO हेल्प करेगा। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे हम ना। अब देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ WTO। सबसे पहला प्रिंसिपल है मोस्ट फेवर्ड नेशन। नेक्स्ट हमारा नेशनल ट्रीटमेंट। मोस्ट फेवर्ड नेशन अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो एक बार रीड कर लेते हैं। ट्रीटिंग अदर पीपल इक्वल। ठीक, under the WTO agreement, countries cannot normally discriminate between their trading partners, grant someone a special favor such as lower custom duty rate for one of their products, and you have to do the same for all other WTO members। जैसा कि हमने अभी डिस्कस भी किया था कि अगर आप किसी एक के लिए कुछ फेवर कर रहे हैं, अगर आप किसी एक को रिबेट दे रहे हैं, रिलैक्सेशन दे रहे हैं, तो आपको सेम चीज दूसरी WTO की जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके साथ करनी होंगी। ठीक, अब देख लेते हैं नेशनल ट्रीटमेंट क्या होता है। ट्रीटिंग फॉरेनर्स एंड लोकल्स इक्वल। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि हम जैसे डोमेस्टिक इंटरप्राइजेस को ट्रीट करते हैं, सिमिलरली हमें फॉरेन इंटरप्राइजेस को भी ट्रीट करना है। ठीक, imported and locally produced goods should be treated equally at least after the foreign goods have entered the market. The same should apply to foreign and domestic services and to foreign and local trademarks, copyrights and patents. तो national treatment का मतलब ये है कि अगर आप foreign से कोई product को import कर रहे हैं, तो आप उसको वैसे ही treat करिए जैसे आप अपनी domestic market में enterprises को treat करते हैं। तो ये क्या था? Principles of WTO। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। नाउ नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ WTO। द मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंस इज द टॉप टियर ऑफ द WTO फ्रेमवर्क। तो जो मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंस है वो क्या है? टॉप प्रायोरिटी, मतलब टॉप अथॉरिटी है WTO फ्रेमवर्क की। इट इज मेट एवरी 2 years, और हर 2 years में ये मीट होती हैं। The ministerial conference consists of a representative from each member and has full authority to take decisions on any matters arising from the multilateral trade agreements। तो ministerial conference में जो representative होते हैं वो हर member countries के participate करते हैं। ठीक, और ministerial conference पास पूरी authority, पूरी right है कि वो decisions ले सकती है regarding multilateral trade agreements। ठीक है, it is the chief policy making body of the WTO, and any major policy changes such as decision to alter competition policy or to rewrite the WTO agreement
requires its approval. अगर कोई पॉलिसीज में चेंज करने हैं, कंपटीशन की कोई पॉलिसी में चेंज करना है, मल्टीलेटरल ट्रेड अग्रीमेंट में कोई चेंज करना है या WTO अग्रीमेंट में मॉडिफिकेशंस करने हैं, तो ये सब कौन कर सकता है? मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के अप्रूवल से ही पॉसिबल है। ठीक, नेक्स्ट है हमारी द जनरल काउंसिल। द जनरल काउंसिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग द WTO बिटवीन ministerial conference meetings and consist of a representative from each member country. तो जनरल काउंसिल का मेन रोल क्या है कि मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस मीटिंग्स और जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन कौन सेट करता है? जनरल काउंसिल सेट करती है। ठीक है, इट हैज अथॉरिटी टू एक्ट इन ऑल एरियाज पर्टेनिंग टू द मल्टीलेटरल एंड प्लूरिलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स एंड द WTO, save for making of major policy changes or decision to alter the WTO constitution where multilateral conference approval is required. The General Council is not free to initiate discussion for change and carry out all necessary preparatory work, but if no such approval is necessary, the General Council can initiate discussion and do preparatory work. इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के पास कुछ अथॉरिटीज हैं, ठीक है, जैसे पॉलिसीज में चेंजेस करने हैं और प्लूरिलेटरल मल्टीलेटरल अग्रीमेंट्स में कोई चेंजेस करने हैं अगर, ठीक है, तो अगर ये अथॉरिटी उनके पास है तो जनरल काउंसिल के पास ऐसी कोई राइट नहीं रह जाती कि वो कुछ डिस्कशन को फर्दर इनिशिएट कर सके या वर्क्स को आगे बढ़ा सके। लेकिन अगर ऐसे सच अप्रूवल की जरूरत नहीं है तो जनरल काउंसिल क्या कर सकती है? उस डिस्कशन को इनिशिएट भी कर सकती है और प्रिपरेटरी वर्क को आगे लेके जा भी सकती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। The General Council is designated to meet as appropriate, but in practice this means once every 6 to 8 weeks, मतलब 6 to 8 weeks में General Council meetup होना चाहिए। Members can choose who they wish to represent them, but generally for most countries the representatives are the ambassador. तो representative कौन से होते हैं? कौन होते हैं? Ambassadors होते हैं। ठीक, where important decision need to made, it is normal members to have specific ambassador to the WTO. अगर कोई भी डिसीजन लेना है तो एम्बेसडर की प्रेजेंस होना जरूरी है। फॉर द डे टू डे रनिंग टू द WTO, द जनरल काउंसिल डेलीगेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू 3 मेजर बॉडी। अब WTO की डे टू डे वर्किंग के लिए जनरल काउंसिल क्या करती है? अपॉइंट करती है 3 मेजर बॉडीज को। वो कौन सी है देख लेते हैं। द काउंसिल फॉर ट्रेड इन गुड्स, काउंसिल फॉर ट्रेड इन सर्विसेज एंड द काउंसिल फॉर ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, दैट इज ट्रिप्स। ठीक है, तो ये 3 काउंसिल्स कौन अपॉइंट करता है? जनरल काउंसिल। ठीक है, तो आप हायरार्की समझिए। सबसे पहले आती है हमारी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, फिर आती है हमारी जनरल काउंसिल और जनरल काउंसिल के नीचे आती है ये 3 मेजर बॉडीज जो डे टू डे वर्किंग देखती हैं WTO की। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया है। तो आज का हमारा सेशन यहीं तक था। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जहां हम डिस्कस करेंगे इसके आगे के टॉपिक्स को। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए। और प्लीज फीडबैक जरूर दीजिएगा जिससे मुझे पता चले कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं और अगर मुझे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो मैं वो भी करूंगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।